पिक्चर दिस, एक 61-year-old ग्रैंडमदर, हम्म। सफेद बाल, गोल चश्मा, थोड़ी झुकी हुई कमर, हम्म। और उसके हाथ में निटिंग नीडल्स नहीं है, बल्कि एक फुली लोडेड थॉमसन मशीन गन है। ओह वाओ, दैट इज क्वाइट द इमेज। राइट? जब भी हिस्ट्री में ट्रू क्राइम की बात आती है, हम्म। तो हमें लगता है कि फैक्ट्स बिल्कुल एक्सरे की तरह ब्लैक एंड वाइट होंगे। पर रियल लाइफ क्राइम सीन्स में ना अक्सर पीआर और मिथ्स के धुएं में सच ब्लर हो जाता है। बिल्कुल, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री के साथ। एग्जैक्टली exactly. तो आज के इस डीप डाइव में हम एफबीआई के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, 1930s के कोर्ट टाइमलाइंस और गैंग मेंबर्स के खुद के ओरिजिनल स्टेटमेंट्स को अनपैक कर रहे हैं। हम्म। हमारा मकसद इस अनयूजुअल इमेज की पड़ताल करना है। माँ बारकर और उनके 4 बेटे, जिन्होंने 1930 के अमेरिका में लिटरली आतंक मचा दिया था। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्या सच में एक ओल्ड स्वीट लुकिंग माँ अमेरिका के सबसे खौफनाक गैंग्स में से एक की इविल मास्टरमाइंड थी, या फिर गवर्नमेंट अपनी एक बहुत बड़ी पीआर प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश कर रही थी? ये कॉन्ट्रडिक्शन ही ना इस कहानी का सबसे बड़ा हुक है यार, क्योंकि माँ बारकर की लाइफ में फैक्चुअल हिस्ट्री और फोकलोर इतने ज्यादा आपस में उलझ गए हैं कि उन्हें अलग करना अपने आप में एक चैलेंज है। सही बात है। तो आज हम इस नैरेटिव को स्ट्रिक्टली उसकी टाइमलाइन के हिसाब से ट्रैक करेंगे। 1800 के एंड से लेकर 1935 के उस फाइनल शूट आउट तक, बिना किसी मॉरल जजमेंट के, सिर्फ रिकॉर्ड्स और एविडेंस के बेस पर। राइट, जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं बस वही। एग्जैक्टली। ये समझना बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री में कई बार पब्लिक रिलेशंस कैंपेन्स सच्चाई को पूरी तरह से ओवरराइड कर देते हैं, और इस कहानी का सच समझने के लिए हमें उन पब्लिक एनिमी पोस्टरों से बहुत पीछे एक बिल्कुल अलग अमेरिका में जाना होगा। उस अमेरिका में जहां पॉवर्टी एक्सट्रीम थी और सर्वाइवल हर दिन की एक जंग थी। एरिजोना डोनी क्लार्क, जिसे आगे चलकर दुनिया ने माँ बाकर के नाम से जाना, उनका जन्म 1873 में मिजोरी के ओजाक माउंटेन्स के पास एक बहुत ही रिमोट गांव में हुआ था। ओजाक्स। हाँ, और ओजाक्स का वो इलाका ना अपनी रगिडनेस और आइसोलेशन के लिए जाना जाता था। मतलब वहां लॉ इन्फोर्समेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, और लोग प्रैक्टिकली अपने रूल्स खुद बनाते थे। यहाँ का जो स्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ना, वो इस क्रिमिनल एम्पायर का फाउंडेशनल स्टोन है। ये लोग शुरुआत से कोई मास्टरमाइंड बैंक रॉबर्स नहीं थे। राइट। इनकी शुरुआत एक्सट्रीम इलिटरेसी और एक ऐसी गरीबी से हुई जिसका हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एरिजोना ने आगे चलकर जॉर्ज बार्कर से शादी की, और एफबीआई और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जॉर्ज को एक्सप्लिसिटली शिफ्टलेस डिस्क्राइब करते हैं। शिफ्टलेस मतलब कामचोर टाइप। हाँ, एब्सोल्युटली। एक ऐसा इंसान जो लगातार काम छोड़ देता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता था और परिवार को सपोर्ट करने में कंप्लीटली फेल था। इनके 4 बेटे हुए, हर्मन, लॉयड, डॉक और फ्रेड। 4 बेटे और ऐसी एक्सट्रीम पॉवर्टी में। वही तो, इन चारों का बचपन बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के बीता। प्रैक्टिकली पूरा परिवार अनपढ़ था। और इस आइसोलेशन और पॉवर्टी के बीच ना एक और मेजर साइकोलॉजिकल इवेंट हुआ था। बचपन में एरिजोना ने उस दौर के लेजेंडरी आउटलॉ जेसी जेम्स को अपने गैंग के साथ शहर से घोड़े पर गुजरते हुए देखा था। ओ, जेसी जेम्स, राइट। हाँ, और उसे एक छोटी सी झलक ने उसके अंदर लॉ के बाहर की जिंदगी के लिए एक अजीब सा फैसिनेशन पैदा कर दिया। क्योंकि देखो, जेसी जेम्स गरीबों के बीच एक रॉबिन हुड फिगर माना जाता था। एक हीरो की तरह। एग्जैक्टली पर इस सब में सबसे शॉकिंग एलिमेंट था माँ बाकर का पेरेंटिंग स्टाइल। उसने अपने बच्चों को कभी डिसिप्लिन नहीं किया, किसी भी गलत काम पर टोका नहीं। उसका एक वेल डॉक्यूमेंटेड कोट है, अगर इस शहर के अच्छे लोग मेरे बेटों को पसंद नहीं करते तो वो जानते हैं क्या करना है। ओह वाओ, ये कोट तो अपने आप में कंप्लीट माइंडसेट को रिवील करता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कैसे लैक ऑफ एजुकेशन और डिसिप्लिन का कंप्लीट एब्सेंस एक ऐसा ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है जहां क्रिमिनलिटी नॉर्मलाइज हो जाती है। राइट, एकदम नॉर्मल लगने लगता है सब कुछ। बिल्कुल। जब माँ ही एक्ट्स ऑफ रिबेलियन को वैलिडेट कर रही हो, तो सोसाइटी के लॉज उन बच्चों के लिए सिर्फ एक सजेशन बनकर रह जाते हैं। ये बेसिकली एक सिग्नल था कि चाहे जो हो जाए, घर के अंदर तुम्हारे एक्शंस के कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। लेकिन हमें यहाँ इस पैसिव एनेबलमेंट को थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए। ये वही बात होगी ना कि किसी छोटे बच्चे को आग के साथ खेलने देना, और जब पूरे घर में आग लग जाए तो आग को ही ब्लेम करना। हाँ, बहुत एक्यूरेट एनोलॉजी है। राइट।
तो अगर एक बच्चा कंटिन्यूसली रूल्स तोड़ रहा है और उसकी माँ ना सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर रही है बल्कि सोसाइटी को ब्लेम कर रही है, तो वो बच्चा अनकॉन्शियसली समझ लेता है कि लॉ एनफोर्समेंट उसकी दुश्मन है और उसकी माँ उसका शील्ड। एग्जैक्टली। तो क्या हम इसे सिर्फ बैड पेरेंटिंग कह सकते हैं या ये एक तरह का एक्टिव इनकरेजमेंट था? क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी का कंप्लीट इरेजर था और इसका नतीजा हमें इनकी टाइमलाइन में बहुत जल्दी और बहुत वायलेंटली दिखना शुरू हो जाता है। वही हुआ 1910s के आते आते ना ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी सीरियस क्राइम में बदल गई। अच्छा। उनका सबसे बड़ा बेटा हर्मन 1910 में एक हाईवे रॉबरी कमिट करता है। हाईवे रॉबरी? वाओ। हाँ, और उस हाईवे रॉबरी से भागते वक्त पैनिक में उसकी गेटअवे कार ने एक छोटे बच्चे को रौंद दिया था। ये उनकी एक्सेसिव वायलेंस की पहली झलक थी। अरे बाप रे। एक बच्चे को मार दिया। हाँ। उसके बाद पूरा परिवार टल्सा ओक्लाहोमा मूव कर गया, जहां इन सब बेटों ने एक लोकल क्राइम सिंडिकेट ज्वाइन कर ली, जिसका नाम था सेंट्रल पार्क गैंग। ओके। छोटी मोटी चोरियां और वैंडलिज्म जल्द ही आर्म्ड रॉबरीज और कार थेफ्ट्स में एस्केलेट हो गए। और 1923 आते आते सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि चारों बेटे या तो प्रिजन में थे या रिफॉर्मेटरी सिस्टम्स के अंदर थे। 4 of them। हाँ। इस दौरान माँ बाकर का बिहेवियर भी पैटर्न में सेट हो चुका था। वो कंटिन्यूसली जेल ऑफिशियल्स और जजेस के पास जाती, अपने बच्चों के लिए भीख मांगती, फेक आलिबाइज क्रिएट करती और उन्हें सिस्टम से बाहर निकलवाने के लिए टायरलेसली काम करती। मतलब लीगल सिस्टम को कंप्लीटली मैनिपुलेट करने की कोशिश। एग्जैक्टली। फिर 1927 में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने बचे हुए परिवार का मॉरल कंपास पूरी तरह तोड़ दिया। हर्मन एक रॉबरी के बाद पुलिस से घिर गया। ओके। और उसने सरेंडर नहीं किया? नहीं, सरेंडर करने के बजाय उसने एक पुलिस ऑफिसर को पॉइंट ब्लैंक फेस में शूट किया और फिर अरेस्ट से बचने के लिए खुद को गोली मार ली। बाप रे। एक बेटा वायलेंट डेथ का शिकार हो गया, 3 ऑलरेडी जेल में थे। इस इंटेंस केओस और कांस्टेंट पुलिस हीट को झेलना जॉर्ज बाकर यानी उसके पति के बस की बात नहीं रही और उसने परिवार छोड़ दिया। उसने हाथ खड़े कर दिए। हाँ, और 1928 तक माँ बाकर वापस उसी एक्सट्रीम पॉवर्टी में पहुंच गई जहां से उसने शुरुआत की थी। वो एक डर्ट फ्लोर वाली झोपड़ी में अकेली रह रही थी। पर 1931 में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। क्या हुआ 1931 में? फ्रेड बाकर पैरोल पर प्रिजन से बाहर आता है और वो अकेला नहीं था। वो अपने साथ कैंसर्स प्रिजन से एक नए एसोसिएट को लाया, एल्विन क्रीपी कार्पस। क्रीपी कॉपिस। कॉपिस की एंट्री ना इस गैंग का पूरा डीएनए बदल देती है। एल्विन कॉपिस लिथुआनियन इमिग्रेंट पेरेंट्स का बेटा था। बाका ब्रदर्स इम्पल्सिवली क्राइम करते थे, बिना सोचे समझे। राइट, बस गुस्से में आकर। का असली ब्रेन बनने वाला था। और माँ बाकर ने क्या किया? उन्होंने उसे रोकने की जगह वेलकम किया होगा। बिल्कुल, उन्होंने कार्पिस को वेलकम किया और अपनी उस डर्ट फ्लोर झोपड़ी को इन वांटेड क्रिमिनल्स का नया हाइड आउट बना दिया। कार्पिस ने बाद में रिकॉर्ड पर एक्सप्लिसिटली क्लियर किया था कि गैंग के ऑपरेशंस में माँ बाकर का असली रोल क्या था। उसने कहा था कि रॉबरीज प्लान करते वक्त या बिजनेस डिस्कस करते वक्त माँ बाकर की वहां कोई जरूरत नहीं होती थी। ओह, मतलब वो एक्टिवली प्लान नहीं करती थी? नहीं, वो लोग उसे पैसे देकर बेसिकली मूवीज देखने भेज देते थे। कार्पिस के मुताबिक माँ सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड थी। उसका कहना था कि जब 4-5 आर्म्ड लोग साथ ट्रैवल करते हैं तो वो सस्पिशियसली स्टैंड आउट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पुलिस चेक करे भी ही। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उनके साथ एक सफेद बालों वाली माँ बैठी हो तो वो एक इनोसेंट फैमिली ट्रिप लगता है। Here's where it gets really interesting. मैं इस पॉइंट को थोड़ा और पुश करना चाहूंगा क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑफ कंप्लिसिटी बहुत फैसिनेटिंग है। कैसे? देखो, अगर एक बैंक रॉबरी में कोई इंसान बैंक का वॉल्ट नहीं तोड़ता और अंदर जाकर गन भी नहीं निकालता, लेकिन बाहर इंजन स्टार्ट करके वेट करता है, यानी गेट अवे ड्राइवर का काम करता है, तो कानून की नजर में वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम है, राइट? बिल्कुल, कंप्लिसिटी तो है ही। तो माँ बारकर का ये जो इनोसेंट ओल्ड लेडी का रूप था, ये बेसिकली उस गैंग का गेट अवे व्हीकल ही तो था। अपनी झोपड़ी को हाइड आउट बनने देना, उनके चुराए हुए पैसों से लग्जरी एंजॉय करना और पुलिस चेक पॉइंट्स पर उनका कैमोफ्लाज बनना। क्या ये सब उन्हें प्योरली एक इनोसेंट बाइस्टैंडर रहने देता है? नहीं, आई एग्री। यहाँ कार्पिस एक्चुअली 1930s के सोसाइटल नॉर्म्स और बायसेस को वेपनाइज कर रहा था। देखो, उस दौर में लॉ एनफोर्समेंट का स्ट्रक्चर और उनका माइंडसेट आज से बहुत अलग था। राइट, टेक्नोलॉजी भी कहाँ थी इतनी। वही ना, पुलिस चेक पॉइंट्स पर उनका सारा फोकस सस्पेक्टेड मेल गैंग मेंबर्स पर होता था।
सोसाइटी एक एल्डरली औरत को एज अ थ्रेट परसीव करने के लिए वायर्ड ही नहीं थी। उन्हें लगता था दादी माँ है, क्या ही करेगी। एग्जैक्टली कर्पिस ने इस ब्लाइंड स्पॉट को आइडेंटिफाई किया और उसे हेविली एक्सप्लॉइट किया। और डेफिनेटली वो हाइड आउट प्रोवाइड करना और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से फायदा उठाना उन्हें लीगल और मॉरल टर्म्स में अकम्प्लिस बनाता है। इस परफेक्ट कैमोफ्लाज ने गैंग के अंदर एक डेंजरस लेवल का कॉन्फिडेंस भर दिया था। उन्हें लगने लगा कि इन स्ट्रैटेजीज के साथ वो अनटचेबल हैं। और इस अनटचेबल वाली फीलिंग का डायरेक्ट नतीजा था एक्सेसिव वायलेंस। दिसंबर 1931 में मिजोरी के एक डिपार्टमेंट स्टोर की रॉबरी कंप्लीटली रॉन्ग टर्न ले लेती है। भागते वक्त उन्होंने वहां के लोकल शेरिफ सीआर केली को ब्रूटली मर्डर कर दिया। ये वो मोमेंट था जहां लाइन कंप्लीटली क्रॉस हो गई थी। यहां से इनका नया ट्रेडमार्क डेवलप हुआ, थॉटलेस किलिंग। राइट। फिर सितंबर 1932 में डॉग बाका भी पैरोल पर सिस्टम से बाहर आया। अब गैंग अपने पीक पर थी। इन्होंने अग्रेसिवली टारगेट सेट किए जिसमें मिनियापोलिस के एक बैंक का रॉगली प्लान शामिल था। मिनियापोलिस वाला इंसिडेंट, हाँ। पर इनका एग्जीक्यूशन ना बहुत स्लॉपी था, जिसके चलते पुलिस के साथ एक मैसिव पब्लिकली विजिबल शूटआउट हुआ। इस वायलेंट शूटआउट ने उन्हें लोकल न्यूसेंस से उठाकर फॉर्मली अमेरिकाज मोस्ट विशियस क्रिमिनल गैंग के लेवल पर ला खड़ा किया। लेकिन इस शूटआउट का एक और असर हुआ। मिनियापोलिस शूटआउट के बाद बैंक्स को टारगेट करना बेसिकली सुसाइडल हो गया था। क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ गई होगी। एग्जैक्टली सिक्योरिटी सडनली बहुत टाइट हो चुकी थी और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्रिमिनल्स के कंप्लीटली अगेंस्ट जा रहा था। इसलिए गैंग को एक नया, लेस रिस्की पर ज्यादा हाई रिवॉर्ड रेवेन्यू मॉडल चाहिए था। और उन्होंने डिसाइड किया कि असली पैसा बैंक वॉल्ट्स में नहीं, बल्कि अमीरों के बैंक अकाउंट्स में है। किडनैपिंग्स। हाँ, वहां से शुरुआती हुई उनकी किडनैपिंग्स की। समर 1933 में उन्होंने विलियम हैम जूनियर को उठाया, जो एक मैसिव ब्रूइंग कंपनी के प्रेसिडेंट थे। उन्हें किडनैप करके विस्कॉन्सिन क्रॉस करवाया और $1 लाख का रैंसम वसूल किया। $1 लाख उस जमाने में? हाँ, अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो आज के टाइम में ये अमाउंट करीब $2.3 मिलियन होता है। ओह माय गॉड, इस पहली मैसिव सक्सेस ने तो उनकी ग्रीड को और हवा दी होगी। बिल्कुल। फिर जनवरी 1934 में उन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया और एडवर्ड ब्रेमर जूनियर, एक बहुत ही वेल्थी बैंकर को किडनैप किया। इस बार रैंसम था $2 लाख, यानी आज के लगभग $4.5 मिलियन। क्रेजी अमाउंट। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो यही उनकी सबसे फेटल मिस्टेक थी। 1932 के लिंडबर्ग बेबी केस के बाद अमेरिका में लॉ कंप्लीटली चेंज हो चुका था। राइट, लिंडबर्ग लॉ। हाँ, स्टेट लाइंस क्रॉस करके किडनैपिंग करना अब एक लोकल क्राइम नहीं था, बल्कि फेडरल ऑफेंस था। एक तरह से सक्सेस ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मैं तो इसे इनका इकारस मोमेंट कहूंगा। मतलब लालच में आकर उन्होंने अपनी औकात से आगे बढ़ने की कोशिश की। सूरज के इतने करीब उड़े कि उनके पंख ही जल गए। सही बात है। जब तक वो एक स्टेट में बैंक लूट रहे थे, उन्हें स्पेसिफिकली उस एरिया की लोकल पुलिस ढूंढ रही थी जिसके पास स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करने का जुरिस्डिक्शन नहीं था। क्रिमिनल्स बॉर्डर्स क्रॉस करते और पुलिस रुक जाती, वही सेफ जोन मिल जाता था। राइट। पर किडनैपिंग को फेडरल ऑफेंस बनाने का मतलब था कि अब उन्होंने खुद अपनी केस फाइल लोकल थूलों के हाथ से छीनकर सीधा FBI और J. एडगर हूवर के हाथ में पकड़ा दी थी, जिनके पास बॉर्डर्स के बाहर ऑपरेट करने की पूरी पावर थी। और उस वक्त FBI, जिसे पहले BOI कहा जाता था, वो अपने एक मेजर ट्रांजिशन फेज में थी। हूवर को अग्रेसिवली अपनी एजेंसी की पावर एस्टैब्लिश करनी थी और इन नेशनल लेवल के पब्लिक एनिमीज को खत्म करना था। हूवर को तो एग्जाम्पल सेट करने थे। एग्जैक्टली। FBI के पास अब नेशनल वाइड नेटवर्क और प्रैक्टिकली इन्फिनिट रिसोर्सेज थे। लेकिन यहाँ इस नैरेटिव का सबसे आयरॉनिकल ट्विस्ट आता है। कैसा ट्विस्ट? इस खौफनाक गैंग का डाउनफॉल FBI के किसी ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक या हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन की वजह से नहीं हुआ। वेट, रियली? तो कैसे हुआ? उनका डाउनफॉल उनकी खुद की इंटरनल पैरानोया और ऑपरेशनल स्लॉपीनेस का नतीजा था। मार्च 1934 में गैंग के अंदर टेंशन बहुत बिल्ड हो रही थी। उन्हें लगने लगा कि उनका एक एसोसिएट जॉर्ज शॉटगन ज़ीगलर बहुत ज्यादा बातें करता है। लूज लिप्स सिंक शिप्स। वही, अल्कोहल के नशे में लूज टॉक करता था वो। गैंग को लगा कि ये आगे चलकर उन्हें पकड़वा देगा, तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने ही आदमी को सीसरो इलिनॉय के एक रेस्टोरेंट के बाहर शूट कर दिया। और इतनी बुरी तरह शूट किया कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका सर ऑलमोस्ट बॉडी से अलग हो गया था। अरे बाप रे, मतलब अपने आदमी का इतना ब्रूटल मर्डर। हाँ, उन्होंने ज़ीगलर को चुप तो करा दिया, पर ऑपरेशनली एक ऐसी गलती कर दी जिसने आखिरकार उन्हें खत्म कर दिया।
उन्होंने जीगलर की डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिया, बिना उसकी पॉकेट्स चेक किए। ओह नो। पॉकेट्स में कुछ था क्या? FBI को उस डेड बॉडी से सिर्फ एक लाश नहीं मिली, उन्हें एक लिटरली ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंटेलिजेंस मिल गया। उसके कपड़ों से गैंग के एलियासेस, उनके बाकी मेंबर्स के असली नाम, उनके सोशल नेटवर्क्स और सबसे इंपॉर्टेंट उनके सेफ हाउसेस के एड्रेसेस मिल गईं। वाओ! इस पॉइंट से एफबीआई ने थ्रेड पकड़ा और इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को रिवर्स इंजीनियर करना शुरू कर दिया। और इस अनरावलिंग का डायरेक्ट रिजल्ट जनवरी 1935 में दिखा। जी। शिकागो की सर्दियों में FBI के टॉप एजेंट मेल्विन पर्विस ने डॉग बाकर को स्ट्रीट पर घेर कर अरेस्ट कर लिया। डॉग कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड था और उसने बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर दिया। पर जब FBI एजेंट्स ने उसके अपार्टमेंट पर रेड की तो उन्हें हैवी वेपन्स के अलावा एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज मिली, एक फ्लोरिडा के लेक का नक्शा जिसमें एक स्पेसिफिक एरिया सर्कल किया हुआ था, और उस नक्शे के साथ एक लेटर। और उस लेटर ने सब कुछ बदल दिया। उस लेटर में डॉक ने फ्लोरिडा में रहने वाले अपने किसी कॉन्टैक्ट को लिखते हुए एक रेफरेंस दिया था। उसने एक लोकल एलिगेटर का जिक्र किया था जिसका नाम गेटर जो था। गेटर जो, एक मगरमच्छ? हाँ। अब एफबीआई एजेंट्स ने इस एब्सर्ड डिटेल पर फोकस किया। उन्होंने फ्लोरिडा में लेक वेयर के आसपास जाकर लोकल रेजिडेंसेस, स्पेसिफिकली इस गेटर जो नाम के एलिगेटर के बारे में पूछताछ शुरू की। सही में? बिल्कुल। और इस एक छोटी सी अपैरेंटली हार्मलेस लोकल लेजेंड के जरिए एजेंट्स ने उस एरिया को पिन पॉइंट कर लिया और आखिरकार उस कॉटेज को ढूंढ निकाला जहां माँ बारकर और फ्रेड छुपे हुए थे। कांपते थे, उनका एंड एक मगरमच्छ का नाम ड्रॉप करने से हो गया। ये डिटेल अपने आप में इतनी रिडिकुलस और रिवीलिंग है ना। मंडेन मिस्टेक्स ही अक्सर क्रिमिनल्स को डुबोती हैं। वही तो, ये दिखाता है कि FBI का J. एडगर हूवर जिस गैंग को पब्लिक के सामने सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स प्रोजेक्ट कर रहा था, उनकी ऑपरेशनल सिक्योरिटी एक्चुअली जीरो थी। आप लाखों डॉलर्स का रैंसम कलेक्ट कर रहे हैं, फेडरल एजेंट्स के टॉप टारगेट्स हैं, और आखिर में आपका स्टेट ऑफ द आर्ट हाइडआउट इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि आपके बेटे ने एक एलिगेटर का नाम लेटर में ड्रॉप कर दिया था। ये मास्टरमाइंड नैरेटिव को बेसिकली यहीं तोड़ देता है। और इसी स्लॉपी ऑपरेशनल सिक्योरिटी ने सीधा 16 जनवरी 1935 की उस अर्ली मॉर्निंग कॉन्फ्रंटेशन का स्टेज सेट किया। लेक वेयर, फ्लोरिडा में सुबह 5 बजे एफबीआई एजेंट्स ने उस 2 स्टोरी वुडन कॉटेज को कंप्लीटली सराउंड कर लिया था। चारों तरफ से घेर लिया। हाँ, एरिया ब्लॉक कर दिया गया था। पुर्विस के एजेंट्स ने मेगाफोन पर उन्हें बाहर आकर सरेंडर करने का ऑर्डर दिया। करीब 15 मिनट तक अंदर से पिन ड्रॉप साइलेंस था। एफबीआई ने टीयर गैस ग्रेनेड्स अरेंज करने शुरू किए। तभी अपर फ्लोर की खिड़की से एक आवाज आई, ऑल राइट, गो अहेड। और फिर शुरू हुई फायरिंग। और इसके तुरंत बाद एक हैवी मशीन गन की रोरिंग साउंड ने उस साइलेंस को तोड़ दिया। ये गन फाइट FBI के अर्ली इतिहास की सबसे इंटेंस और लंबी बैटल्स में से एक बन गई। सुबह 5 बजे शुरू हुई ये फायरिंग रुक रुक कर लगभग 5.5 घंटे, यानी सुबह 10:30 बजे तक चलती रही। 5.5 घंटे? बाप रे। हजारों राउंड फायर हुए, टीयर गैस से पूरा एरिया धुएं से भर गया था। जब फायरिंग आखिरकार बंद हुई और कॉशियस FBI एजेंट्स ने कॉटेज के अंदर एंट्री ली तो ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल खाली था। ऊपर के कमरे में 61 ईयर ओल्ड माँ बारकर और उनके बेटे फ्रेड की डेड बॉडीज पड़ी थी। और उस कमरे का सीन ही इस पूरे मिथ का ओरिजिन पॉइंट है। क्राइम सीन रिपोर्ट्स और बाद की फोटोज में ये स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया कि माँ बारकर की बॉडी के ठीक आगे एक थॉमसन सब मशीन गन पड़ी हुई थी। राइट। एफबीआई ने ऑफिशियली स्टेट किया कि माँ बारकर किसी कोने में डर कर छुपी हुई नहीं थी, बल्कि वो एक्टिवली फ्रंट लाइन पर खड़े होकर फेडरल एजेंट्स पर हैवी मशीन गन फायर कर रही थी। और ये क्लेम सबसे ज्यादा कंटेस्टेड है आज की डेट में। अगर लॉजिकली और फिजिकली देखा जाए, एक 61 ईयर ओल्ड औरत जिसके पास पहले किसी कॉम्बैट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लगभग 10 पाउंड की मशीन गन को संभालकर उसका रिकॉइल कंट्रोल करते हुए 5.5 घंटे तक FBI की ट्रेन्ड टैक्टिकल टीम को होल्ड ऑफ कर रही थी। सुनने में ही कितना इम्पॉसिबल लगता है। वही तो। मॉडर्न हिस्टोरियंस और गैंग मेंबर्स, स्पेसिफिकली कार्पिस, दोनों का मानना है कि ये कंप्लीटली स्टेज था। FBI उस वेपन को डिलिबरेटली वहां रखकर एक फोटो ऑप क्रिएट कर रही थी ताकि PR बैकलैश ना हो। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिस्ट्री एक्चुअली कौन लिखता है। J. एडगर हूवर की पोजीशन समझना यहाँ बहुत क्रूशल है। 1935 में FBI को एक इनविंसिबल, मॉरली अपराइट फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश करना हूवर का मेन एजेंडा था। हाँ, उन्हें हीरो बनना था। बिल्कुल।
लेकिन एक 61-ईयर-ओल्ड ग्रैंडमदर को 5.5 घंटे तक गोलियां मारकर छलनी कर देना, ये पब्लिक रिलेशंस के हिसाब से एक एब्सोल्यूट डिजास्टर था। पब्लिक आउटरीच से बचने के लिए हूवर को ये अर्जेंटली प्रूव करना था कि वो औरत कोई हेल्पलेस सिविलियन नहीं थी, बल्कि इस पूरे क्रिमिनल एंटरप्राइज की मास्टरमाइंड थी। इसलिए ऑफिशियली ये स्टेटमेंट रिलीज किया गया कि माँ बारकर लास्ट डेकेड की सबसे विशियस, डेंजरस और रिसोर्सफुल क्रिमिनल ब्रेन थी। एग्जैक्टली ये पूरा पीआर स्पिन था। और इस पीआर स्पिन के बाद बाकी बचे बाकर ब्रदर्स का क्या हुआ? उन सब का एंड भी इस नैरेटिव के वायलेंस को ही रिफ्लेक्ट करता है। डॉक बारकर, जिसे अरेस्ट किया गया था, उसे फेमस अल्काट्राज प्रिजन भेजा गया और 1939 में वहां से भागने की कोशिश करते वक्त गार्ड्स ने उसे शूट कर दिया। लॉयड, जो पहले से जेल में था, प्रिजन से छूटने के बाद 1949 में अपनी ही पत्नी के हाथों मारा गया। चारों बेटों की मौत एक्सट्रीमली वायलेंट तरीके से हुई और एल्विन कार्पिस, जिसे आखिरकार जे एडगर हूवर ने पर्सनली अरेस्ट करने का स्टंट किया था, वो अल्काट्राज का सबसे लंबा वक्त सर्व करने वाला इनमेट बना। इस पूरी हिस्ट्री में ना, चाहे वो क्रिमिनल मास्टरमाइंड थी या हूवर के पीआर कैंपेन का एक स्केपगोट, एक फैक्ट अनडिनायबल है। उसने उन क्राइम से आने वाले प्योर आराम, लग्जरी और पावर को एंड तक एंजॉय किया। राइट। अपने बेटों की आखिरी सांस तक उसने उन्हें कभी सोसाइटी के लॉज मानने या वायलेंस छोड़ने के लिए गाइड नहीं किया। वो इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं थी, भले ही वो मास्टरमाइंड ना हो। ये कंक्लूजन हमें इस कहानी के सबसे कॉम्प्लेक्स मॉरल ट्रेन पर लाकर खड़ा करता है। एक ऐसी औरत जो शायद ब्लूप्रिंट्स नहीं बनाती थी, पर जिसने क्रिमिनल्स की पूरी फैक्ट्री अपने घर में पैदा की और उनके खून से सने पैसों को अपना हक समझा। बिल्कुल। अगर किसी इंसान ने अपने हाथ से ट्रिगर पुल नहीं किया है, बैंक का नक्शा नहीं बनाया है, लेकिन उन क्राइम से चुराए हुए पैसों से खरीदे गए लग्जरियस घर में आराम से सोता है, अगर वो अपनी माँ होने की आइडेंटिटी को एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करके किलर्स को पुलिस के चेकपॉइंट्स पार करवाता है, तो क्या सिर्फ मास्टरमाइंड ना होना उस इंसान को कानून और इतिहास की नज़र में कम गुनहगार बनाता है? ये एक ऐसी कम्प्लिसिटी है जो लीगल डेफिनेशन से कहीं ज्यादा डीप है। पैसिव इनेबलमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसके बिना एक्टिव क्राइम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को सुनने के बाद हिस्ट्री की किताबों से बाहर निकलकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या पैसिव इनेबलमेंट, यानी बिना किसी रोक टोक के किसी क्राइम को फालते फूलते देखना और इसके बेनिफिट्स को खुशी खुशी एंजॉय करना, एक्टिव प्लानिंग से कम बड़ा पाप है? क्या हिस्ट्री में क्रिमिनल कहलाने के लिए मास्टरमाइंड होना जरूरी है, या सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपना हिस्सा ले लेना काफी है? इन डीप विचारों के साथ हम माँ बारकर और उनके वायलेंट गैंग की इस ब्लरी, मडी पर स्ट्रिक्टली फैक्चुअल हिस्टोरिक